हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बफर सॉल्यूशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली। सो बफर सॉल्यूशन होता क्या है? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या स्ट्रॉन्ग बेस डालो। मैं आपको समझाता हूं, पहले डेफिनेशन देख लो। इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि ये एक सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है। मान लो ये क्या है? बफर सॉल्यूशन। इसका जो पीएच था वो कितना था? 5 था। कितना था? 5। अब मैंने इसमें क्या डाला? स्ट्रॉन्ग बेस डाला, लाइक NaOH। स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस डाला। जब मैंने बेस डाला तो पीएच क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बिकॉज बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, तो इसका पीएच भी बढ़ना चाहिए था, बिकॉज मैंने इसके अंदर बेस डाला। बट मुझे क्या पता चला? पीएच 5 का 5 ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ इसके डालने पे। वैसे ही मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी डाला। स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो इसका पीएच कम होना चाहिए था, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कम होता रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका पीएच 4 हो जाना चाहिए था या 3 होना चाहिए था, बट स्टिल पीएच इज 5। दैट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज बफर सोल्यूशन, बिकॉज इसका पीएच चेंज हो रहा है क्या? नहीं। आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या स्ट्रॉन्ग बेस डालो। क्लियर हो गया? तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये हमको समझ गया। अभी हम देखेंगे बफर सॉल्यूशन के टाइप देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है वो समझते हैं। देखो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन 2 चीज का बनता है। एक बनता है वीक एसिड का। किसका बनता है? वीक एसिड। और दूसरा बनता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एसिडिक बफर किसका बनता है? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने एक वीक एसिड ले लिया। आपको पता है सारे ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, लाइक एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड्स हो गया। सो दीज आर दी वीक एसिड। तो देखो, मैंने एक वीक एसिड ले लिया, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। फिर उसी का सॉल्ट लिया मैंने। ये जो सॉल्ट किसका बनना चाहिए? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वीक एसिड किसका कौन होना चाहिए? वीक एसिड यही होना चाहिए। तो मैंने एक सॉल्ट ले लिया, सोडियम एसीटेट। एज वी ऑल नो दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ये आपको सभी को पता है ना। ये Na कहां से आता है? NaOH से आता है। ये एसीटेट आयन कहां से आया? एसिटिक एसिड से आया। सो दिस इज द बफर सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है? बफर सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? तो देखो ना, ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन है? इधर इसका सॉल्ट ये क्या होगा? एसिटिक एसिड। और इसका स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? NaOH। ये आप सभी को पता है। क्लियर हो गया ये बात? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो वीक एसिड। अब एक ऐसा सॉल्ट लेना है जो कि वीक एसिड से बना हो और स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन वो वीक एसिड कौन होना चाहिए? कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो, लाइक NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने एक सॉल्ट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। सो ध्यान से देखो, दिस इज वीक एसिड। ये क्या है? वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। और ये सॉल्ट क्या है? दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन सा होगा? कार्बोनिक एसिड। और Na कहां से आया? NaOH से आया, यानी स्ट्रॉन्ग बेस से आया। क्लियर हो गया? तो ये भी क्या हो गया? हमारा बफर सॉल्यूशन। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने ले लिया बेंजोइक एसिड C6H5COOH। दिस इज ऑल्सो वीक एसिड और उसका
एक सॉल्ट लूंगा जो कि वीक एसिड से बना हो और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, यानी सोडियम बेंजोएट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि मैंने ले लिया हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड इज ऑल्सो वेरी वीक एसिड, और उसका ऐसा सॉल्ट लूंगा जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, यानी सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड देखो ना, ये वीक एसिड वाला पार्ट है और ये Na कहां से आया? Na आया होगा बेस, यानी NaOH या KOH अगर लेता तो KCN बनता। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये सारे क्या है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। बात समझ गया ना? व्हाट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन? आपको ये पहचानना पड़ेगा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे होते हैं। तो जब भी आपको वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर। क्या बोलोगे? एसिडिक बफर। क्लियर हो गया? ये चीज था, ये क्राइटेरिया था एसिडिक बफर का। इज इट देयर एनी डाउट? एसिडिक बफर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये वीक एसिड से बनता है और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। ये बात सभी को क्लियर हो गया होगा। सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताओ कि वो बफर है या नहीं है। जैसे कि मैंने ले लिया KOH प्लस फॉर्मिक एसिड, ये दोनों का मैंने मिक्सचर लिया। मैंने पूछा क्या ये एसिडिक बफर है? तो आप क्या बोलोगे कि सर एसिडिक बफर होने के लिए कंडीशन था उसके पास वीक एसिड होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इधर बताओ, देखो भाई इधर वीक एसिड है मेरे पास, वीक एसिड है मेरे पास क्या, लेकिन सॉल्ट है मेरे पास जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हो नहीं है। तो इनके बीच में रिएक्शन तो होगा भाई, आपने मिक्सचर लिया है तो रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने के बाद आपको पता है ये OH देता है, ये H देता है, वाटर बन जाता है, इधर से फॉर्मेट आयन निकलेगा, इधर से K+ निकलेगा, यानी पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बनेगा? पोटेशियम फॉर्मेट। सो देखो ये सॉल्ट बन गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी आपके पास पहले सिर्फ ये था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये भी बन गया। तो आपके पास दोनों आ गया कि नहीं? आपके पास देखो ये भी आ गया और ये भी आ गया, यानी वीक एसिड भी आ गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी आ गया। कंडीशन क्या है? इसका कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मोर देन इसका कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि इसका 0.5 है तो इसका 0.2 होना चाहिए। तो क्या होगा ना, 0.5 है, इसका 0.2 है, तो फॉर्मिक एसिड का 0.2 विल रिएक्ट विद 0.2 मोलार ऑफ KOH। ये दोनों का जब 0.2 रिएक्ट करेगा तो इसका भी 0.2 बनेगा। तो 5 में से 0.2 गया तो इसका 0.3 बच रहा है कि नहीं? तो रिएक्शन होने के बाद ये पूरा खत्म हो गया, 0.2 पूरा यूज्ड अप हो गया, इसका 0.3 बचा हुआ है और इसका 0.2 नया बना, इसका 0.2 बना। तो अब आपके पास सॉल्यूशन में क्या है? 0.2 मोलर ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड 0.3 मोलर ऑफ फॉर्मिक एसिड जो कि क्या है? वीक एसिड है। तो वीक एसिड बचा है और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है, इसलिए ये हमारा हो गया एसिडिक बफर। क्या हो गया? ये हमारा एसिडिक बफर। क्लियर हो गया आपको ये बात? एसिडिक बफर। तो ये कैसा था? इनडायरेक्ट था। इधर तो आपको देखो डायरेक्टली देखने पे पता चल रहा है भाई, वीक एसिड दिख रहा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, वीक एसिड दिख रहा है, बेंजोइक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है। देखने पे पता चल रहा है, मतलब ये डायरेक्ट था और इधर आपको करवाना पड़ रहा है पहले रिएक्शन। तो ये क्या था? इनडायरेक्ट था। ये बात समझ रहे हो? सो दीज आर इनडायरेक्ट एसिडिक बफर। अब एक और एग्जांपल देखता हूं, जैसे कि मैंने दे दिया इधर सोडियम साइनाइड प्लस नाइट्रिक एसिड। मैं पूछ रहा हूं क्या ये हमारा एसिडिक बफर है? एसिडिक बफर होने के लिए कंडीशन क्या था? वीक एसिड होना चाहिए और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। भाई देखो इधर तो वीक एसिड है नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट किससे बना है? वीक एसिड यानी हाइड्रोजन साइनाइड से बना है और स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। देखो अगर HCN
और NaOH का मैं रिएक्शन करवाऊं ना, तो इधर से H प्लस इधर से OH माइनस वाटर निकल जाएगा, बचा क्या NaCN यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। HCN क्या है, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर हो गया। तो आपके पास एक चीज है लेकिन वीक एसिड नहीं है, क्या करो, ये दोनों का रिएक्शन करा के देख लो। इधर से Na प्लस, इधर से H प्लस और NO3 माइनस, तो Na प्लस और Cn माइनस है, तो Cn माइनस H प्लस के पास जाएगा, HCN बनाएगा। ये आपको रिएक्शन आना चाहिए भाई। और इधर से Na प्लस और इधर से नाइट्रेट आयन NaNO3 बना लेंगे। तो देखो रिएक्शन होने के बाद ये भी बन गया, वीक एसिड बन गया कि नहीं। रिएक्शन होने के बाद वीक एसिड बना कि नहीं, बन गया। और आपके पास ये भी है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये बफर है। कंडीशन क्या है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि 0.5, इसका 0.2, क्योंकि ये 0.2 है, ये 0.2 है, तो ये 0.2 क्या करेगा, इसके 0.2 के साथ रिएक्ट कर लेगा, 0.2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 0.2 ये भी बनेगा। अब ये पूरा खत्म हो गया कि नहीं, ये खत्म हो गया, तो अब उससे तो मतलब है ही नहीं। तो बचा क्या, 0.5 में से 0.2 यूज्ड अप हुआ, तो 0.3 सोडियम साइनाइड बचा और 0.2 HCN बचा। तो देखो सोडियम साइनाइड क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और HCN क्या है, वीक एसिड। तो ये दोनों लास्ट में बचे हुए हैं, मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा एक एसिडिक बफर हो गया। क्लियर बात हुआ कि नहीं आपको कि एसिडिक बफर क्या होता है। कब आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको डायरेक्टली भी दिया हो या इनडायरेक्टली भी दिया हो। तो कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा, मैं पूछूंगा फाइंड आउट विच आर दी एसिडिक बफर। सो कुछ हो गए जो कि डायरेक्टली हो गए, कुछ हो गए जो इनडायरेक्टली हो गए। ये बात क्लियर हो गया बच्चे लोग कि एसिडिक बफर कैसे पहचानना है। एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड होना चाहिए और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इधर आपने एसिड लिया है, वीक एसिड लिया ना, इसलिए इसको आप लोग एसिडिक बफर बोल रहे हो। इज इट देयर एनी डाउट। तो ये हो गया हमारा एसिडिक बफर। अब हम देखेंगे कि पीएच कैसे निकालते हैं। इस एसिडिक बफर का पीएच निकालने का इक्वेशन देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस अभी हम बात करेंगे पीएच ऑफ एसिडिक बफर। सो हेडिंग डाल लो आप लोग, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर का पीएच निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सो pH का इक्वेशन याद रखना, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन-हसल-बाल्च इक्वेशन। हेंडरसन-हसल-बाल्च इक्वेशन या तो सिर्फ हेंडरसन इक्वेशन भी बोलते हैं। सो इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल है, जो आज हम लोग पीएच निकालेंगे या पीओएच निकालेंगे, तो जो न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूला से रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे कि एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर। बफर क्या होता है वो समझे, ऐसा सोल्यूशन जो पीएच चेंज नहीं होने देता। फिर उसका एक टाइप पढ़े हम लोग ने एसिडिक बफर। फिर ऐसे ही जैसे हमने एसिडिक बफर पढ़ा, वैसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक बफर के बारे में। देन उन सभी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो देखो हेंडरसन-हसल-बाल्च इक्वेशन। अभी इक्वेशन आया कैसे, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं एसिडिक बफर का। एसिडिक बफर का एग्जांपल क्या है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड मैंने ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये वीक एसिड वाला कंपोनेंट है और ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला कंपोनेंट है। अब इनका देखो ये क्या है, हमारा एक एसिडिक बफर है। अब ये दोनों आपको मालूम है, इन दोनों का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, CH3COOH, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक एसिड मतलब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट होगा इनटू एसीटेट आयन और H+। क्या ये पूरा डिसोसिएट होता है, नहीं, बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट होता है। ये देखो सॉल्ट है, सॉल्ट में देखो ये कौन सा कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है ना, मतलब दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद कर लो जितने भी सॉल्ट है ना जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं।
अगर किसी भी सॉल्ट में एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाले से आया, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो, सॉल्ट में देखो क्या होता है, अनायन होता है और कटायन होता है। आइदर कटायन और अनायन कोई एक भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आया हो तो वो सॉल्ट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसीटेट, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। देखो इधर इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। आपको इधर एक चीज देख के समझ में आता होगा इधर कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। देखो इधर भी एसीटेट आयन है, इधर भी एसीटेट आयन है, मतलब इधर कौन सा आयन है, दोनों आयन कॉमन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। याद आ रहा है? चलो समझते हैं। अभी इक्वेशन हमको डिराइव करना है। तो देखो इधर मैंने क्या लिया, एसिटिक एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होगा क्या, नहीं, ये बरोबर पूरा डिसोसिएट नहीं होता। जब पूरा डिसोसिएट नहीं होता तो तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है। जबकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो इधर इक्विलिब्रियम आता है क्या, नहीं आता। तो अगर इस रिवर्सिबल इक्वेशन में मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात करूं, कि ए मतलब क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपको भी पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, एसिटिक एसिड। अब ध्यान से देखना, ये जो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, ये जो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। कौन सा लेते हैं, इक्विलिब्रियम वाला। बट इधर मैं जो लूंगा ना, मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों ऐसा? पहले तो आप बोल रहे थे कि सर आप हम लोग इक्विलिब्रियम वाला लेंगे, अभी मैं इधर इनिशियल ले रहा हूं, क्यों ऐसा? देखो क्या होगा ना, ये बहुत थोड़ा सा टूटेगा। जैसे कि इसका मैंने ले लिया 10 मॉलिक्यूल, 10 में से सिर्फ 2 टूटा, 10 में से सिर्फ 2 टूटा, और इसका मैंने 10 ले लिया या तो 2 ले लिया, मान लो इसका मैंने सिर्फ 2 ले लिया, 2, तो ये 2 में से 2 पूरा टूट गया, ये 2 में से 2 पूरा टूट गया बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो देखो ये पूरा का पूरा टूट गया। तो जैसे ही एसीटेट आयन बनेगा ना, जैसे ही एसीटेट आयन बनेगा, अब देखो इधर भी एसीटेट आयन है, इधर भी एसीटेट आयन है, वो क्या करेगा, इस H+ के साथ कंबाइन करेगा। आप सब समझो ये बात, ये हमने कॉमन आयन इफेक्ट में सीखा था। इधर से देखो पहले क्या बन रहा था, इक्विलिब्रियम स्टैबलिश्ड है, ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैबलिश्ड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया क्योंकि ये तो बहुत टूट रहा है ना, फटाफट फटाफट, बात समझ रहे हो, ये क्या हो रहा है, पूरा टूट रहा है फटाफट। तो जिसकी वजह से एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इस तरफ, तो इस तरफ बढ़ गया, तो लीच एटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो लीच एटलियस प्रिंसिपल क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। तो अगर जैसे ही एसीटेट आयन बनेगा वो H+ आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और रिएक्शन को बैकवर्ड में ढकेलेगा। पहले क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा टूट गया, तो एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो गया और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल अब ये एसीटेट आयन जो बना है वो H+ के साथ फटाफट कंबाइन होगा और वापस रिएक्शन को पीछे की तरफ ढकेलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट, बात समझ रहे हो। इसके वजह से इसने क्या दिया, कॉमन आयन दिया, तो कॉमन आयन के वजह से एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए एसीटेट आयन क्या करेगा, H+ के साथ फटाक से कंबाइन होगा, वापस से आपको क्या देगा, एसिटिक एसिड दे देगा। मतलब जितना डिसोसिएट हुआ था ये थोड़ा बहुत, उतना ये इधर से जो आयन निकला वो वापस इसके साथ कंबाइन होकर आपको ये दे दिया। मतलब इसका डिसोसिएशन हो रहा है क्या, जल्दी नहीं हो भी रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है, इधर से एसीटेट आयन बहुत सारा मिल रहा है, तो एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। तो लीच एटलियस प्रिंसिपल क्या करेगा, इस एसीटेट आयन को H+ के साथ चिपका देगा और वापस एसिटिक एसिड देगा। मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज समझ गए आप, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे, इसलिए मैंने इधर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया, क्योंकि अगर टूटा भी थोड़ा बहुत तो वापस इधर एसीटेट आयन बनेगा जो कि H+ के साथ कंबाइन होकर वापस आपको एसिटिक एसिड दे देगा। बात समझ गए आप, क्लियर हो गया? तो वही मैंने बोला, इधर मैंने 2 लिया तो 2 2 2 पूरा टूट गया। इधर 10 में से कितना बचा, इक्विलिब्रियम के टाइम 8 बचा। जैसे इधर 2 आया तो देखो पहले इक्विलिब्रियम के टाइम इधर 2 था, इक्विलिब्रियम था,
अब 2 और 2 4 हो गया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, तो ये 2 जो बने वो वापस H+ के साथ कंबाइन करेंगे और इधर जो 8 था वो अभी कितना हो जाएगा, वापस 10 हो जाएगा। न्यूमेरिकली समझ रहे ना, वापस 10 हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया। अब इसको देखो, अब ध्यान से देखो, क्या ये ज्यादा डिसोसिएट होगा? नहीं ना। आपको एसीटेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा कहां से मिल रहा है? यहां से मिल रहा है। क्यों भाई? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। इधर देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन है, तो क्या आप बस इसका ही लिखोगे? नहीं, आपको दोनों का लिखना पड़ता है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे बच्चे लोग, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एसीटेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का ज्यादा काम कौन कर रहा है? सॉल्ट कर रहा है। ये बात समझो। इधर से तो बहुत थोड़ा मिल रहा है, जैसे कि 100 है, 100 में से इधर सिर्फ 1 मिल रहा है, इधर से 99 मिल रहा है, इधर से सिर्फ 1 मिल रहा है, इधर से कितना मिल रहा है? 99। तो जो भी इधर कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके वजह से है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वजह से। किसके वजह से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? हमारा सॉल्ट है। कौन है? सॉल्ट। तो इधर मैं सॉल्ट लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना। ये जो कॉन्सेंट्रेशन आया एसीटेट आयन का वो किसके वजह से आया? सॉल्ट की वजह से। ये तो बहुत ही वीक है, बहुत थोड़ा टूट रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टूट रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसके वजह से है? इस सॉल्ट की वजह से। इधर इनिशियल क्यों लिया वो भी समझा, तो मैं इधर ऐसा कुछ कर सकता हूं, देयरफॉर Ka, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिख सकता हूं और उधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिख सकता हूं? एसिड। नीचे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इधर मैं क्या लिख सकता हूं? H+। तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं H+ इज इक्वल टू Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। देखो Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में था वो नीचे डिवीजन में आ जाएगा। इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा? माइनस log टू दी बेस 10 ले लूंगा और दोनों तरफ, तो माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, इधर माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ka। तो देखो इधर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होता है तो log के टाइम ऐड होता है, तो प्लस और माइनस, मैंने माइनस log लिया है ना, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस log टू दी बेस 10 होगा। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बात समझ गए? एज वी ऑल नो माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या होता है? बोलो बोलो, pH होता है। माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ Ka क्या होता है? pKa होता है। कोई भी चीज के आगे माइनस log टू दी बेस 10 हो तो वो उसके आगे pKa लगा दे, मतलब P लगा देने का। H+ है तो pH बन गया, K है तो pKa बन गया, Kb होता तो pKb बन जाता, Kw होता तो pKw बन जाता। क्लियर हो रहा है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस को प्लस में लिख देता हूं, प्लस में लिख दूंगा प्लस log टू दी बेस 10, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ऊपर वाला क्या होगा? इधर बगल वाला सॉल्ट अपॉन एसिड। नहीं समझा क्या? सो दिस इज द हेंडरसन-हासेल-बाल्च इक्वेशन। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर हो गया ना कैसे हुआ? इधर आप ये चीज समझो। देखो अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी समझा तो इट्स फाइन, आपको इक्वेशन से मतलब है, फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि इधर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल क्यों लिया मैंने, इधर मैंने जो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को ही क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत वीक है, थोड़ा सा ही टूट रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा टूट रहा है, तो इधर से सिर्फ 1 मिल रहा है लेकिन 99 इधर से मिल रहा है, तो आप किसका कॉन्सेंट्रेशन लोगे? इधर मैं डायरेक्टली सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये टूटता है 100 में से 100 पूरा ये टूट जाता है। बात समझ रहे? 100 में से 100 ये पूरा टूट जाता है, तो जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वही मतलब सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए मैंने इधर क्या लिख दिया? सॉल्ट लिख दिया। अब इधर इनिशियल क्यों लिया था? बिकॉज ये 10 में से 2 टूटा, ये भी 2, मान लो ये 2 था, 2 में से 2 पूरा टूट गया, और ये जिसके वजह से क्या हो गया? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो ये कॉमन आयन क्या करेगा? H+ के साथ इफेक्ट रिएक्शन करके वापस आपको एसिटिक एसिड दे देगा। तो ये सारे चीज थे। फिर क्या आया आपका? K इज इक्वल टू सॉल्ट अपॉन एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो H+ आयन क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे डिवीजन में जाएगा, माइनस log टू दी बेस 10 से तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस log लिया तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। इधर मल्टीप्लीकेशन होता है जब भी तो उधर log लेने टाइम प्लस होता है, तो लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस log टू दी बेस 10 क्या होता है? ऑफ H+ आयन क्या होता है? pH। माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ Ka क्या होता है? pK है। माइनस को क्या कर दिया? प्लस को, तो ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप एसिडिक बफर का pH निकाल सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन।
क्लियर हो गया? तो इसको अभी आप नोट करो। अभी हम बात करेंगे सेम चीज बेसिक बफर के बारे में। तो बेसिक बफर में भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होगा, उधर आपको पीएच के जगह पीओएच निकलेगा। तो इतना करने के बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की। तो जब तक आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लो। तो गाइस लेट डिस्कस दी व्हाट इज बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है? सो बेसिक बफर इज मेड अप ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर में मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, अगर बेसिक बफर बनाना है तो जो बेस है वो वीक होना चाहिए और जो सॉल्ट में भी जो बेस होगा वो वीक होना चाहिए। एसिडिक बफर बनाना है तो हमारा एसिड क्या है, वो वीक होना चाहिए। क्लियर हो गया ये बात? तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस, और एक सॉल्ट ले लिया जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है? आपको पता है अमोनियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। इधर से वाटर निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। समझ गए ना? तो ऐसा सॉल्ट लेना है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो और साथ साथ आपके पास वीक बेस होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? सो दिस इज आवर बेसिक बफर। ये क्या है? हमारा बेसिक बफर है। ये चीज आपको समझ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है और ले लिया अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? NH4NO3। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, ये आपको दिख रहा है भाई। तो क्या ये सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना। आपको पता होना चाहिए अमोनियम नाइट्रेट किससे बनता है? अमोनियम नाइट्रेट बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड। सो देखो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक बेस। इधर से वाटर निकल जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। सो यस दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और इधर आपके पास क्या है? वीक बेस है। तो दिस इज ऑल्सो बेसिक बफर। क्लियर हो गया ना? सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। सो ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये बेसिक बफर है। बेसिक बफर के लिए वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्लियर हो गया? चलो अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं जो आपको इनडायरेक्ट है। ये क्या है? कैसे डायरेक्ट है? आपको दिख रहा है भाई, देख के आप बता लोगे। क्लियर हो गया? अभी मैं आपको क्या दे रहा हूं? इनडायरेक्ट वाला दे रहा हूं। जैसे कि मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HI। मैंने बोला क्या ये बफर है? बेसिक बफर है। तो अब कैसे पहचानोगे भाई? बेसिक बफर के लिए कंडीशन क्या था? वीक बेस होना चाहिए। क्या इधर कहीं वीक बेस है? यस वीक बेस है सर। एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, वीक बेस है, वीक बेस है। सॉल्ट होना चाहिए ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्या इधर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है? क्या नहीं है। तो ये बफर नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है। इनके बीच में रिएक्शन करा के देखो। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो एसिड है, ये हाइड्रो आयोडिक एसिड है विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। समझ रहे हो ना? इधर से H प्लस निकलेगा, इधर से आयोडाइड आयन निकलेगा, इधर से OH माइनस निकलेगा, ये वाटर निकल गया, वाटर को जाने दो। इधर से देखो अमोनियम आयोडाइड बना। क्या बना? अमोनियम आयोडाइड। यस तो दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HI एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी देखो आपके पास कंडीशन क्या है? इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये 5 होना चाहिए। सॉरी HI कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 10 में से 5 रिएक्ट कर लेंगे तो 5 ये भी बनाएंगे, 5 ये भी बनाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? 0। इसका 10 में से 5 यूज हुआ तो कितना बचेगा? 5, और ये 5 नया बना। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आप देखोगे तो आपके पास 5 मोलार क्या है? अमोनियम आयोडाइड, और 5 मोलार बहुत, वैसे 5 मोलार तो बहुत बड़ा हो गया, मान लो ना 5 मोलार क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो आपके पास मिक्सचर ऑफ वीक बेस है और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, इसलिए ये भी आपका क्या है? बेसिक बफर है। क्लियर हो गया ना? तो ये इनडायरेक्ट तरीका भी होता है बेसिक बफर को पहचानने के लिए। इज इट देयर एनी डाउट? क्या ये बात क्लियर है? जैसे कि मैंने ले लिया एक प्राइमरी अमाइन,
और इधर मैंने ले लिया अपना HCl। मैंने पूछा क्या ये आपका बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर के लिए कंडीशन क्या है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो देखो ये वीक बेस है, प्राइमरी अमाइंस और वीक बेस, तो वीक बेस तो है, लेकिन सॉल्ट है क्या जो कि बना होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन इनके बीच में रिएक्शन होगा तो आपको मालूम है RNH3, इधर से H+ निकलता है, इसके पास लोन पेयर होता है, H+ को एक्सेप्ट करता है अमोनियम, इधर क्लोराइड, तो देखो ये सॉल्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और इधर से क्या है, ये आपके पास वीक बेस है, और जो सॉल्ट बना, दिस सॉल्ट ammonium salt is made up of strong acid that is HCl and weak base that is primary amine. So this is the salt of strong acid and weak base provided इसका concentration ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि ये 10 है तो ये 5 होना चाहिए, 10 में से 5 ये रिएक्शन कर लेंगे, समझ। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये 0 बचेगा, ये 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5, और ये 5 बनेगा, तो आपके पास एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बचेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो ये दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हो, बेसिक बफर बोलते हो। क्लियर हो गया। तो ये डायरेक्ट तरीका था बेसिक बफर को देने का, और ये इनडायरेक्ट तरीका था, दोनों ही समझ गया। अभी हम बात करेंगे पीएच एंड पीओएच ऑफ बेसिक बफर, जब तक आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस अभी हम बात करेंगे पीओएच ऑफ बेसिक बफर के बारे में। तो ये पीओएच कैसे निकालते हैं, तो बेसिक बफर का एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है बेसिक बफर होता क्या है आपको पता होना चाहिए, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये कंडीशन होता है। तो वीक बेस मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक सॉल्ट ले लिया जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यानी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, और HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। सो दिस इज वीक कंपोनेंट। तो वीक कंपोनेंट जब भी टूटता है तो क्या वो पूरा टूटता है, नहीं, तो उधर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल डिसोसिएट एज अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और अमोनियम क्लोराइड जो टूटेगा NH4Cl वो पूरा का पूरा टूटेगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में, पूरा का पूरा। क्यों पूरा का पूरा टूटेगा भाई, आप खुद सोचो क्यों पूरा का पूरा टूटेगा, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, बिकॉज इसका एक जो कंपोनेंट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर सॉल्ट का एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि पूरा का पूरा टूट जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये बात। चलो अब इधर भाई ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, तो इधर डिसोसिएशन कांस्टेंट अप्लाई करोगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ये जो कंसंट्रेशन है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। वाई इनिशियल, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम लोगों ने एसिडिक बफर देखा था। जैसे देखो इधर क्या होगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम आयन बहुत सारा इधर से मिलेगा, ये भी टूट रहा है लेकिन ये बहुत थोड़ा सा टूट रहा है, मजे में, इक्विलिब्रियम है भाई, एकदम मजे में है ये। लेकिन इस अमोनियम क्लोराइड की वजह से बहुत सारा अमोनियम आयन बन गया, तो बहुत सारा अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन विल डिस्टर्ब। तो ये ली चैटलियर्स को अच्छा नहीं लगता, तो ली चैटलियर्स ने एक प्रिंसिपल बनाया था, जब भी कुछ गड़बड़ी होगा तो उस गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम को बरकरार रखा जाएगा। तो अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सो अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, तो वो अमोनियम आयन जैसे ही बढ़ेगा वो बोलेगा भाई OH माइनस के साथ इसको कंबाइन करो और वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाओ, वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाओ। बात समझ रहे हो। तो टूटा था, जैसे कि आपने इधर लिया 10 में से कुछ टूट गया, तो इधर कुछ ही बचा था, लेकिन इधर से भी जो टूटा वो वापस बचे हुए OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और वापस आपको NH4OH दे देगा। मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया। ये जो अमोनियम आयन है ये इधर मैं सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रख सकता हूं, क्यों रखूंगा भाई, अमोनियम आयन मुझे देखो इधर से भी मिल रहा है इधर से भी मिल रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा है। जैसे कि इधर मैंने 10 लिया तो 10 में से 10 टूट गया, 10 में से 10 पूरा टूट गया।
ये 10 लिया था, 10 में से सिर्फ एक ही टूटा। इधर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, 10 + 1 11, कितना आएगा 11, इतना आप बात समझ रहे हो। लेकिन इधर इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया, इसने निभाया। मेन कॉन्सेंट्रेशन किसके वजह से है, इसके वजह से, बात समझ रहे हो। तो ये अमोनियम आयन कहां से मिल रहा है, सॉल्ट से मिल रहा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 10 है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी 10 है, तो मैं इनडायरेक्टली इधर सॉल्ट लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं कि नहीं। आप बात समझो, इधर देखो अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, इधर से अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 1, इधर से कितना था 10, मतलब ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो मैं इस वाले को लिखूंगा अमोनियम कॉन्सेंट्रेशन इधर से 99% है, इतना बात समझ गए। लेकिन जब अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा 10, इसका लिखा 10, मतलब ये 10 किसका होगा, इसका भी होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये 100 लोगे तो 100 में से 100 पूरा टूटेगा। तो अगर इधर 10 मिल रहा है मतलब ये भी तो 10 है, तो इधर मैं सॉल्ट लिख सकता हूं कि नहीं। तो सॉरी, इधर मेरा Ka नहीं आएगा बच्चों लोग, इधर क्या आएगा Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये मिस्टेक आपको पता होना चाहिए, Kb। तो इधर मैं अमोनियम के जगह पे मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जगह पे रखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, और OH माइनस एज इट इज। तो OH माइनस आयन क्या होगा, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन क्या होगा, Kb इंटू बेस, और ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, और ये नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सॉल्ट। इधर हम लोग क्या करेंगे, माइनस लॉग टू दी बेस 10 लेंगे, तो माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ Kb, और देखो इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई है तो लॉग एट ए टाइम प्लस होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इतना क्लियर हो गया। अब देखो माइनस लॉग टू दी बेस 10 को क्या, OH माइनस को क्या बोलते हो, POH बोलते हो। माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ Kb को क्या बोलोगे, PKb बोलोगे। माइनस है, माइनस को मैंने क्या किया, प्लस बदल दिया, तो लॉग टू दी बेस 10 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन सॉल्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा, सॉल्ट अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, सॉल्ट अपॉन बेस। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक बफर का POH निकालोगे, फिर POH निकालने के बाद pH कैसे निकालोगे, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। सो दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन फॉर POH और बेसिक बफर। क्या किया, जैसे एसिडिक बफर में रूल था सेम इधर भी हम लोग ने अप्लाई किया, देन आपको ये इक्वेशन मिला। इज इट देयर एनी डाउट। सो गाइस, आज हमने क्या किया, आज हम लोग ने पढ़ा एसिडिक और बेसिक बफर के बारे में। सबसे पहला तो हमने देखा बफर क्या होता है। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि pH को चेंज होने नहीं देता। फिर उसके दोनों टाइप पढ़े, एसिडिक और बेसिक बफर। फिर उससे रिलेटेड हम लोग ने हेंडरसन इक्वेशन डिराइव किया फॉर एसिड एज वेल एज फॉर बेस। क्लियर हो गया ये आपको। तो जितना भी पढ़ा इस चीज को आपको प्रॉपर्ली नोट करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, एक्शन ऑफ बफर। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक्शन ऑफ बफर इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल और हेंडरसन इक्वेशन। आज 2 हेंडरसन इक्वेशन डिराइव किए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो बफर काम कैसे करते, आज तो आपने देखा बफर होता क्या है और बफर के दोनों टाइप देखे। ये बफर अभी काम कैसे करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर बफर सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें आप मैकेनिज्म एज वेल एज न्यूमेरिकल देखोगे। सो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।